अगर सीक्वेंस लगाने का है तो लगा लोगे कोई भी चीज़ें? बताओ। जैसे गुलाम वंश के सारे शासक याद हैं आप लोग को सीक्वेंस में? खिलजी वंश के सीक्वेंस में अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, मंगोल आक्रमण का सीक्वेंस। अच्छा, कोई पूछे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय कितने मंगोल आक्रमण हुए? 5। तो पांचों को सीक्वेंस लगा लोगे, पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ? सबसे पहला मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी काल में कब, कौन सा हुआ था? अच्छा, सबसे पहले मंगोल आक्रमण कब हुआ? आक्रमण होना चाह रहा था लेकिन हुआ नहीं, चंगेज खान ने किया इल्तुतमिश के शासनकाल में। फिर बलबन के समय हुआ, तोगन का। फिर याद आया? फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के समय हुआ, क्या नाम था उसका? अगर जलालुद्दीन खिलजी की बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में मंगोल का आक्रमण हुआ, कौन था आक्रमणकारी? पहले अब्दुल्ला आया लेकिन अब्दुल्ला को हरा दिया। फिर हलाकू, याद आया? नहीं याद आया। हलाकू का पुत्र उलूग खां आया और दिल्ली के आसपास नवीन मुसलमानों को स्थापित कर दिया, और मंगोलपुरी आज उसी के नाम से फेमस है ना। तो याद रखना किसके काल में कौन सा मंगोल आक्रमण हो रहा है। इल्तुतमिश हो तो चंगेज खां लगाओगे, बलबन हो तो तोगन लगाओगे, जलालुद्दीन खिलजी हो तो अब्दुल्ला, हलाकू और उलूग, ये तीनों को लगाओगे। और अलाउद्दीन खिलजी हो तो पहला मंगोल आक्रमण हुआ है कादिर खां का, किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दूसरा मंगोल सलजी का आक्रमण, सलजी आया था कादिर खां के बाद। जफर खां और उलूग खां ने कादिर खां को हराया, उसका बदला लेने के लिए सलजी आया, सलजी को अकेले जफर खां ने हराया। ऐसे में जफर खां ने अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया। फिर तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ कुतुब ख्वाजा का। कुतुब ख्वाजा मंगोल का सबसे बेहतर आक्रमणकारी था, शक्तिशाली। तो उसके आक्रमण को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी भी कूदा। तो अलाउद्दीन खिलजी, जफर खां, उलूग खां और अकद खां, इन चारों की संयुक्त सेना ने मंगोलों को फिर से हरा दिया। अब कुतुब ख्वाजा तीसरा आक्रमणकार, ठीक है। चौथा कौन सा हुआ? तारगी का आक्रमण, याद आया? तारगी के बाद सबसे लास्ट तातार खां का। तो सीक्वेंस याद रखना। क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि बताओ अलाउद्दीन खिलजी के समय नहीं कितने आक्रमण, वही नहीं पूछेगा। वो 4-5 आक्रमण देगा मंगोलों का और कहेगा सीक्वेंस लगाओ, कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो पढ़ते समय आप क्वेश्चन बनाने की कोशिश किया करें, और क्वेश्चन तब बना पाओगे जब पीवाईक्यू तुम्हारे साथ होगा। जैसे आपने दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हो, गुलाम वंश पूरा पढ़ लिया, अब पीवाईक्यू देखो। गुलाम वंश के यानी कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर क्यूमर्स तक, 11वां शासक क्यूमर्स है ना, उस क्यूमर्स तक कितने क्वेश्चन आए गुलाम वंश के पिछले 10, 15, 20 सालों से? और सारे क्वेश्चन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, 70% क्वेश्चन हो रहे हैं तो आप ठीक है, नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं कमी है। फिर दूसरी चीज़ ये देखो कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा है। तो अगर पूछा जा रहा है तो मास्टर ठीक है, नहीं पूछा जा रहा तो अगर आईएएस में क्वेश्चन पूछ रहा ईरान और हम पढ़ा रहे हैं तुरान, तो आए मजा है क्या उसमें? फायदा क्या है फिर तुम्हें इतने पढ़ने से, है ना। तो ये सब चीज़ें कब करोगे? जब पीवाईक्यू को दोस्त बनाओगे। और पीवाईक्यू तुम्हारा दोस्त नहीं है इस समय, वो कहीं ना कहीं बंद पड़ा हुआ रखा हुआ है, उसको निकालो, उसके ऊपर से मिट्टी झाड़ो और शुरू कर दो, ठीक है ना। अब बताओ हेडिंग डालो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, क्या डालोगे? रिफॉर्म्स किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। तो अलाउद्दीन शक्तिशाली शासक है, पक्का बहुत है। उसके काल में विद्रोह हो रहे हैं, विद्रोह को उसने कुशलतापूर्वक दबा दिया। उसके काल में मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, उसको भी उसने दबा दिया। और फिर वो साम्राज्य विस्तार भी कर रहा है साथ साथ। तो उत्तर भारत के साम्राज्य का विस्तार किया और दक्षिण भारत के साम्राज्य का विस्तार किया, हाँ या ना। ऐसी सारी चीज़ों को करने के लिए उसको सबसे जरूरी चीज़ क्या है, उसके पास क्या होनी चाहिए? मजबूत प्रशासन और सेना होनी चाहिए। अब सेना को रख रखाव करना उसका परम कर्तव्य हो जाएगा, क्योंकि सेना अगर लॉयल तभी रहेगी जब उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही हो। नहीं समझे?
उनको ठीक स्थायी नगद वेतन मिल रहा हो, उस पैसों का वो यूज़ कर रहे हो, है ना, तभी वो अलाउद्दीन खिलजी के प्रति लॉयल रहेंगे। ऐसे में अलाउद्दीन खिलजी ने अपने प्रशासन में, अपनी सैनिक व्यवस्था में और अपने राशनिक सिस्टम यानी बाजार व्यवस्था में कई सारे व्यापक सुधार किए। इतने अच्छे सुधार थे जो वो सुधार आज तक भी भारत की धरती पर दिखाई दे रहे हैं। उसके कुछ परिवर्तित रूप आज भी स्थित है। जैसे राशनिक सिस्टम इसने स्टार्ट किया था, आज भी तुम्हें राशनिक सिस्टम दिखता है कि नहीं दिखता? पीडीएस क्या है? पीडीएस सिस्टम गरीबों को 2 रुपए का 1 किलो गेहूं दो और 3 रुपए किलो चावल दो। ये क्यों दिया जा रहा है? जनता का कल्याण हो पाए, गरीब भूखा ना सोए। वैसे ही सेना के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? बाजार को बहुत अच्छे से नियंत्रित किया। यहाँ पर किसी भी तरह का कम नापा नहीं जाएगा, यहाँ पे किसी भी चीज़ का मतलब अनुचित मूल्य नहीं लिया जाएगा। जैसे ये कुर्सी है, ये कुर्सी आज कई जगह बिक रही होगी, तो इसी कुर्सी का रेट कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है। नहीं समझे मेरी बात? बड़ी दुकान में चले जाओ, एसी वेसी लगा होगा, वो तुमको आएगा 1 गिलास पानी पिला देगा और इसी कुर्सी का रेट बता देगा 2000, 1800, 2200। फिर तुम किसी और दुकान में गए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर है, अच्छा नहीं है, तो वो क्या बता देगा? 1400, 1500। तो ये इस कुर्सी का मूल्य निश्चित नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार में स्थापित सभी मूल्यों को क्या कर दिया? निश्चित कर दिया। इससे ज़्यादा पे अगर कोई बेचता हुआ पाया जाएगा तो उसको सजा मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि निश्चित वेतन किसको मिल रहा है? सेना को। सेना अगर मार्केट जाएगी कुछ खरीदने, जैसे मान लो सेना को चाहिए घी, आर्मी वाले किसी आदमी को घी चाहिए, एक आदमी घी 100 रुपये दे रहा है, एक आदमी 500 रुपये दे रहा है, 200 रुपये दे रहा है, तो क्या उसकी बचत हो पाएगी? तो क्या किया? एक निश्चित अनुपात में सेना को उसने क्या किया? पैसे दिए और पैसों को बहुत निश्चित तरीके से उसने डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास किया कि बाजार में 1 रुपए का मिलेगा इनको घी। अब मान लो जैसे 100 रुपए किसी को दे दिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिक को, समझा, और बाजार में रेट निश्चित कर दिए, किसी का 2, किसी का 3, किसी का 4, किसी का 5 रुपए, किसी का 1 रुपए। ऐसे में वो अपनी आवश्यकता के अनुसार सारी चीज़ें ले लेगा और पैसे भी उसके कम खर्च होंगे, तो उसकी एक बचत भी हो जाएगी, अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वो लॉयल भी हो जाएगा, है ना? नहीं समझे? तो सबसे बड़ा काम सेना को कंसोलिडेट करने के लिए, सेना को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने ये सभी सुधार किए। ठीक है ना? तो चलो देखते कौन कौन से सुधार किए इसने। तो सुधारों को बांटो। तो अलाउद्दीन खिलजी के सुधार प्रशासनिक भी हैं, सैन्य सुधार भी हैं, और उसने सबसे व्यापक बाजार व्यवस्था को भी स्थापित करने का प्रयास किया। साथ साथ वो भू राजस्व को भी व्यवस्थित कर रहा है। तो अलग अलग पढ़ेंगे और चारों चीजें समझ जाएंगे। ठीक है ना? शुरू करें? चलो, पहला डालो प्रशासनिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के काल में विद्रोह हो रहे हैं, मंगोल का आक्रमण हो रहा है, और वो अपने अभियान भी सफलतापूर्वक स्थापित कर रहा है। ऐसे में ये क्या करेगा? प्रशासनिक सुधार करेगा, हाँ या ना? करेगा? कैसे करेगा? बताओ, दिमाग लगाओ, कुछ करेगा ऐसा? हाँ, तो उसने कई सारे नए विभागों को स्थापित करने का प्रयास किया। प्रशासनिक सुधार की बात बता रहे हैं। प्रशासन कहाँ पर? सल्तनत के साम्राज्य का प्रशासन। तो कैसे करेगा? देखो, एक नए विभाग को स्थापित करेगा जिसका नाम दीवानी वजारत। ठीक है? एक नया और विभाग बनाएगा दीवाने रियासत। एक और बनाएगा दीवाने रसालत, और एक और बनाएगा दीवाने इंशा।
कितने स्थापित करेगा नए विभाग? 4। और दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की है? बलबन ने। दीवाने अर्ज को बहुत ज़्यादा व्यवस्थित और संगठित कर देगा, जिसे बलबन ने स्थापित किया था, तो उसमें हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। दीवाने वजारत का मतलब क्या है? नहीं, दीवाने रियासत क्या है, और दीवाने रसालत क्या है, और दीवाने इंशा क्या है। तो दीवाने वजारत समझो ये है एक तरह से वित्त विभाग। आज भी वित्त विभाग दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? यानी ये फाइनेंस को कंट्रोल करेगा। कहाँ के फाइनेंस को? दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य को। यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है वहाँ पर वित्त को स्थापित करने के लिए दीवाने वजारत नामक विभाग की स्थापना की गई, ठीक है। दीवाने रियासत, दीवाने रियासत क्या है? चलो पहले बताते हैं। दीवाने इंशा, ये है शाही सचिवालय। क्या है ये? शाही सचिवालय। दीवाने रियासत है बाजार को व्यवस्थित करने की एक व्यवस्था, और दीवाने रसालत है विदेश विभाग। मेरे कहने पर आप ये चारों विभाग रट लीजिएगा, ठीक है। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? बलबन ने। दीवाने अर्ज को सबसे ज्यादा मजबूत किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने अर्ज को मजबूत करने के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ नए विभागों को स्थापित किया। पहला दीवाने वजारत, जिसका संबंध वित्त से है। दूसरा दीवाने रियासत, जिसका संबंध बाजार की व्यवस्था से है। तीसरा दीवाने रसालत, जिसका संबंध विदेश विभाग से है। और चौथा दीवाने इंशा, जिसका संबंध, तो आज भी तो सेंट्रल सेक्रेटरीट है कि नहीं है? कहाँ पर है? दिल्ली में। तो शाही सचिवालय को भी उसने स्थापित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये है उसके प्रशासनिक सुधार। इसमें सबसे महत्वपूर्ण लेआउट तो कौन सा है? यानी बाजार की व्यवस्था को उसने कैसे नियंत्रित किया। समझ रहे हो ना मेरी बातें? तो पहला लेआउट कौन सा? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था। किसके अंडर में? दीवाने रियासत। बाजार व्यवस्था को स्थापित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए विभाग की स्थापना की, जिसका नाम दीवाने मुस्त खराज है। यानी जैसे मान लो, अच्छा बाजार क्या है, थोड़ा सा और बताते हैं। बाजार क्या है? तुम बाजार जाते हो, क्या क्या लेने जाते हो? तो उस बाजार में क्या मिलता है? कपड़े भी मिल गए, चीनी, आलू, गेहूं, चावल सब मिल गया, जूते भी मिल गए, है ना, डीओ भी मिल गया, कॉपी किताब भी मिल गई, पेन भी मिल गया। यानी वो बाजार क्या है? पूरी तरह से मिक्स है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलग अलग बाजार को अलग अलग बनाया। ये है मान लो अनाज का बाजार, तो इस बाजार में क्या बिकेगा? सिर्फ अनाज बिकेगा। नहीं समझे? अनाज के बाजार में सिर्फ अनाज। यह है कपड़े का बाजार, इसमें क्या बिकेगा? सिर्फ कपड़ा बिकेगा। कपड़े के बाजार में अनाज नहीं बिकेगा। तीसरा बाजार है हथियार का बाजार, तो इसमें क्या बिकेंगे? सिर्फ और सिर्फ हथियार। तो ऐसे उसने बाजारों को अलग अलग सेग्रीगेट किया और प्रत्येक चीज़ों के लिए प्रत्येक अलग अलग बाजार स्थापित कर दिया। अब ये बताओ, दिल्ली के आसपास बाजार हैं, बड़े हैं, क्या बाजार, हर एक बाजार को अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट नियंत्रित कर सकता है क्या? ऐसे में उसने क्या किया? ऐसे में उसने दीवाने मुस्त खराज नामक नए विभाग को स्थापित कर दिया। बात समझ गए? और सबसे बड़ा आदमी कौन है? यानी जिले का कौन सबसे बड़ा आदमी होता है? डीएम। वैसे इस बाजार का सबसे बड़ा आदमी कौन होगा? इस बाजार का, इस बाजार का, इस बाजार का। बात समझे? तो प्रत्येक बाजार एक दीवाने मुस्त खराज नामक विभाग के अंदर में रख दिया गया, ठीक है। अब इतने बड़े बाजार को क्या एक व्यक्ति संभाल पाएगा? तो दीवाने मुस्त खराज नामक व्यक्ति यानी अधिकारी की सहायता के लिए भी कई सारे आदमी रखे जाएंगे। यानी सबसे सर्वोच्च पद किसका है बाजार के संदर्भ में? कौन सा है? इसकी सहायता के लिए एक नया पद है जिसका नाम सहना है, या सहना मंडी कर लो। सहना मंडी यानी ये बाजार का अधीक्षक करेगा,
क्या करेगा? सुपरविजन ऑफ मार्केट। किसके अंडर काम करेगा? दीवान मुल्क खराज के। यहां समझ में आ गया? इसके साथ सहना और दीवान मुल्क खराज को सहायता करने के लिए बरीद भी होते थे कि बाजार में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो कम तौल रहा हो, बाट में बट्टा लगा दे, 1 किलो का बाट हो लेकिन उसके जो एग्जैक्ट वेट हो कितना हो, 900 ग्राम हो, तो 100 ग्राम की चोरी हो रही कि नहीं? कौन कर रहा है? तो इस चोरी को करने के देखने के लिए पहला कौन है? सहना मंडी, उसके नीचे बरीद। ये क्या करेगा? ये गुप्तचरी काम करेगा। किसके लिए? वो देखेगा कि माप तौल ठीक से चल रही है या नहीं। समझ गए? बरीद के बाद एक और अधिकारी होगा जिसका नाम परवाना नवीस। क्या नाम है? अब परवाना नवीस का काम क्या है? जैसे मान लो मार्केट स्थापित हो गया, इस मार्केट में कौन, जैसे कोई हथियार बेच रहा है, तो हथियार बेचेंगे क्या सभी लोग बेच लेंगे? हथियार बेचने के लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी, और लाइसेंस देगा कौन? तो पास है परवाना, पास है परमिट। तो परमिट व्यवस्था किसके अंतर्गत थी? हथियार वही बेच सकता है जिसके पास हथियार बेचने का लाइसेंस होगा, और लाइसेंस देगा कौन? तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। अगर किसी खरीदार या विक्रेता को ये देखते हुए पा लिया गया कि उसने कम माप तौल का कोई सामान बेचा है, तो उसके हाथ काटने की सजा थी। कौन सा हाथ? दायां हाथ। तुरंत कलम कर लिया जाएगा। अगर मान लो तुम 101 किलो चीनी लेने गए और तौलने वाले ने 1 किलो की जगह 900 ग्राम तौल दिया और पकड़ लिया गया, तो क्या होगा? उसका हाथ काटने की प्रथा थी। कहाँ पर? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। ये इतने व्यापक सुधार वो कर क्यों रहा है? इंटेंशन समझना उसका। क्यों? उस सारी चीजों के लिए, चाहे वो साम्राज्य का विस्तार करे, चाहे वो मंगोल आक्रमण से स्वयं को बचाए, और चाहे उसके काल में होने वाले विद्रोह को वो दबाए, इन सभी चीजों के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जरूरत किस चीज की है? एक कमिटेड सेना की। और सेना कमिटेड कब होगी? जब उसकी सारी रिक्वायरमेंट अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पूरी कर ली जाएंगी। निश्चित वेतन देने के पहली बार परंपरा किसने शुरू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। यानी सैनिकों को निश्चित वेतन पहली बार कब दिया गया? ऑन द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। समझ गए? निश्चित वेतन दिया गया, वेतन को जाके आप अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार मार्केट से चीजें खरीद लाएं निश्चित दाम पर। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जहां भी बाजार है, हर बाजार के हर वस्तुओं का दाम निश्चित था। अगर उससे ज्यादा दाम पर कोई बेचते पकड़ा गया तो उसको मौत की सजा तक प्रावधान किए गए थे। क्यों कर रहा है? याद रखना, कथन ए, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत व्यापक तथा उन्नत थी। ठीक है। कथन आर, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार व्यवस्था जनता के कल्याण को हित के ध्यान में रखते हुए चालू की। जनता वंता नहीं है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है? सेना। और ये जब सुधार कर रहा है तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं जनता का कल्याण भी हो रहा है, लेकिन इंटेंशन उसका क्या है? सेना का। तो याद रखना, इंटेंशन उसका सेना ही है। अगर आर, कथन आर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि जनता का कल्याण के लिए उसने बाजार व्यवस्था स्थापित की, तो वो क्या होगा? गलत होगा। उसके मन में क्या है? सेना का स्थायित्वकरण करने के लिए उसने बाजार व्यवस्था स्थापित की। बात समझ गए? पक्का? तो प्रशासनिक सुधार वो क्यों कर रहा है? खासकर बाजार को व्यवस्थित करने के लिए। और बाजार व्यवस्था क्यों कर रहा है वो? क्योंकि वो सेना का स्थायित्वकरण कर पाए। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी ने
भूमि का इतना बढ़िया से डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो व्यवस्था मुगलों ने भी अपनाई, शेरशाह सूरी ने भी अपनाई, और आज भी उसका कुछ हिस्सा भारत में अपनाया जा रहा है। देखो जैसे इसने क्या किया, पूरी भूमि को, यानी ये दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य की भूमि है कि नहीं है? उसने भूमि को पहले आकलन किया भूमि का, और देखा कि कौन सी भूमि ज़्यादा उपजाऊ है, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि में घर बना सकते हैं, कौन सी भूमि में जानवरों को चरा सकते हैं। ऐसे पूरी तरह से भूमि को उसने क्या कर दिया, बांट दिया। रहने योग्य भूमि अलग, बंजर भूमि अलग, खेती योग्य भूमि अलग, और जानवरों के चलाने के लिए भूमि अलग। और जैसी जैसी भूमि उस पर वैसा वैसा टैक्स। बंजर भूमि पर उसने कितना टैक्स लिया? बहुत कम, ना के बराबर। खेती योग्य भूमि में उसने कितना लिया? 50% राजस्व किसके पास जाता था? अलाउद्दीन खिलजी के पास। कहाँ से? क्योंकि उसको राजस्व चाहिए। क्यों चाहिए? सोचो, सब कुछ एक दूसरे जुड़ा हुआ है। सेना, उसको राजस्व चाहिए क्योंकि उसके काल में मंगोल आक्रमण हो रहे हैं। उसको राजस्व चाहिए क्योंकि उसके काल में कई सारे विद्रोह हो चुके हैं। उसको राजस्व चाहिए क्योंकि वो विश्व विजेता बनने का सपना देख रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? इसीलिए उसको क्या कर रहे हैं? दिल्ली सल्तनत का सिकंदर। नहीं समझे? याद आया? सिकंदर ए सानी, क्या कहा उपाधि उसकी? सिकंदर ए सानी, यानी सेकंड सिकंदर। पहली बार तुम देखोगे कोई खिलजी वंश का शासक दक्षिण भारत को जीत रहा है। ऐसा ही प्राचीन भारत में जीता था, तो उसको क्या कहा गया? सल्तनत का समुद्रगुप्त। उसके मन में विश्व विजेता बनने का सपना है। ऐसे में उसको सेना सॉलिड चाहिए, और सेना के सॉलिड होने के लिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व वसूलना पड़ेगा। तो अधिकतम सीमा कितनी है? 50%। हाँ हाँ, वो नहीं, वो उसमें किसानों को ध्यान नहीं रख रहा है। जो तुम बता रहे हो ना, कौन सी नीवी नियम बता रहे हो? नीवी नियम के तहत क्या था कि पहले किसान ने जो भूमि को उपजाया है, जितना पैसा खर्च किया पहले उतना काट लो, और फिर बचे हुई उपज का 50% दे दो। नहीं, इसने जितना भी खेती से निकल रहा है उतने का 50% देना पड़ेगा। और ख़ास बात, उसने नगदी, सॉरी क्या बोलते हैं वो, एक होता है नगद और दूसरा अनाज के रूप में राजस्व वसूला नहीं है। उसका सारा इंटेंशन, सारा ध्यान किधर था कि हमें नगद चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करता था कि जो भी किसान है उसको कैसा राजस्व दे? नगद के रूप में। सोचो क्यों? क्योंकि उसको सेना को क्या देना है? नगद वेतन देना है। वो सेना को अनाज नहीं दे रहा, वो सेना को क्या दे रहा है? कैश, जीतल या टंका दे रहा है, ताकि वो बाजार में जाए और अपने हिसाब से अपनी आवश्यकताओं के अनुसार चीज़ें खरीद लें। तो जब वो नगद बांटेगा तो नगद चाहेगा ना, इसलिए वो नगद वेतन की मांग कर रहा है, सॉरी नगद राजस्व की मांग कर रहा है। सब एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हैं। मेरी बात समझ गया? पक्का? अब ऐसी चीज़ों को करने के लिए उसने क्या किया? पहला, भूमि की पैमाइश की, भूमि को कई भागों में बांटा, और अलग अलग प्रकार की भूमि से अलग अलग प्रकार के कर इकट्ठा कर लिए, जिसकी सबसे अधिकतम सीमा कितनी है? 1/2। ठीक है। इस पैमाइश करने की पद्धति को क्या नाम कहा गया? भूमि की पैमाइश। भूमि की पैमाइश की पद्धति को अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा? मसाहत। अच्छा, भूमि की इकाई क्या थी? इस समय क्या है? भूमि को नापते किसमें? बीघा या बिस्वा ना। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बिस्वा पद्धति को स्थापित किया। एक बिस्वा में कितना होता है? 3 बीघे, अब जो भी होता है। तो यानी बिस्वा पद्धति को लागू किसने किया?
भूमि को नापा और नाप के काट दिया। किसमें? ये 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, 4 बिस्वा। तो बिस्वा पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। मसाहत पद्धति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। राजस्व वसूली कितनी थी? 50%। कहाँ के लिए? ऐसी भूमि जहाँ खेती योग्य भूमि हो। बंजर भूमि के लिए क्यों लेगा वो? रहने वाली भूमि के लिए वो भू राजस्व की इतनी बड़ी दर नहीं लेगा, समझे? उनके लिए अलग व्यवस्था होगी। कौन सी भूमि बची? अब मान लो रहने योग्य भूमि भी तो है, तो रहने योग्य भूमि के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक नए प्रकार के कर की स्थापना की, जिसका नाम घरी कर। तो घरी कर क्या है? आप अगर हाउस बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, तो उसका टैक्स देना पड़ेगा, यानी ये एक प्रकार का हाउस टैक्स है ना? जहां जानवर चर रहे हैं, जानवर चराने वाली भूमि के लिए उसने चरी कर नामक व्यवस्था की। कौन सा कर? तो घरी कर और चरी कर क्या है? घरी कर शब्द से समझ में आ रहा है, घर से लेने वाला, वसूल जाने वाला। और चरी कर मतलब जहां जानवर चल रहे हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। किस रूप में? नगद रूप में। उसका नगद पर ज्यादा दबाव क्यों है? क्योंकि उस सेना को भी नगद वेतन दे रहा है। मेरी बात समझ पाए? समझ गए? नेक्स्ट कौन सा है? उसकी सैन्य व्यवस्था। क्या किया उसने? सैन्य सुधार। कैसे कैसे? देखो, अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी के समय लगभग 4,80,000 की सेना थी। कितनी की? कितनी सेना थी? क्या अलाउद्दीन खिलजी सभी लोगों को पहचान सकता था? उस समय आधार कार्ड थे क्या कि व्हाट्सएप में फोटो लगी हो? नहीं पहचान सकता। जितनी सेना उतने ही घोड़े, तो लगभग 4,80,000 सैनिक और 4,80,000 घोड़े। ऐसे में क्या अलाउद्दीन खिलजी सभी सैनिकों को इंडिविजुअल पहचान सकता है? उसने क्या किया? सेना में सुधार करने के लिए उसने दाग और चेहरा पद्धति की शुरुआत की। दाग किसके ऊपर? घोड़े पर। ठप्पा लगा दिया गया सरकार की मोहर का। अलाउद्दीन खिलजी की मोहर का ठप्पा लगा दिया गया, लोहे वाला, जलने वाला, जो उसके जीवन तक उसके ठप्पे पर लगा रहेगा। तो घोड़े पर ठप्पा लगाने की प्रथा किसने शुरू की? और ये चेहरा क्या है? कैमरा तो होगा नहीं, तो अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को कैसे पहचानेगा? दिमाग लगाओ। जैसे मान लो मिस्टर अतुल कुमार अलाउद्दीन खिलजी के सेना के सैनिक हैं, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को कैसे विश्वास होगा कि हाँ, मेरे मंगोल आक्रमण में मेरी सेना में अतुल गए कि विनीत गए? जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, इस व्यवस्था को स्थापित करने के लिए उसने क्यों किया होगा उसने ऐसा? अच्छा, ट्रेनिंग वो किसको दे रहा है? सैनिकों को। अब मान लो 4,80,000 में क्या सब सैनिक इंपॉर्टेंट हैं? वो सेनापतियों को तो पहचानना ना, सैनिकों को नहीं पहचान रहा। ऐसे में जो ट्रेनिंग वाले सैनिक हैं, पता चला मंगोल आक्रमण हुआ और उसने अपने बेटे को भेज दिया कि जाओ फलाने नाम से तुम चले जाओ लड़ने, मेरी तबीयत खराब है। या घोड़े की दिक्कत है, घोड़े की तबीयत खराब है तो घोड़ा को और चला जाएगा। लेकिन क्या वो घोड़ा इस घोड़े की तुलना के रूप में, वो घोड़ा इस घोड़े के तुलनात्मक रूप में क्या बराबरी की शक्ति रखता होगा? नहीं रखता होगा ना। ट्रेनिंग इसको मिली है और लड़ने कौन जा रहा है? ऐसे में मंगोल आक्रमण से अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को बचा पाता? नहीं बचा पाता ना। ट्रेनिंग अतुल को मिली है और युद्ध में जा रहे हैं विनीत बाबू, क्या ये इतनी कुशलता पूर्वक लड़ पाते? इस वजह से उसने क्या किया? घोड़ों पर दाग लगाया और प्रत्येक सैनिकों को चेहरा पद्धति में शामिल कर दिया गया। इसमें क्या हुआ देखो, अतुल ही अतुल हैं, इसकी गवाही देने के लिए 2 लोगों को दरबार में पेश होना पड़ता था कि हाँ, वाकई इसने ट्रेनिंग ली है और मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए अतुल ही जा रहे हैं, अतुल की जगह कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा रहा। ऐसे में सेना का जो ट्रेनिंग है वो सही होगा कि नहीं होगा? है ना।
अगर ऐसा हुआ कि अतुल की जगह कोई और चला गया तो जिन्होंने गवाही दी उनको, तो तुम्हें लगता है गवाही कोई झूठी देगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में? इसलिए वास्तव में वही सैनिक उसकी सेना में भाग लेते थे, उसके आक्रमण में भाग लेते थे जिन्होंने वास्तव में ट्रेनिंग ली हो। समझ रहे हो क्यों कर रहा है वो? ताकि अपनी सेना और अपने घोड़ों को वो पहचान सके और आक्रमण के समय वो उन्हीं घोड़े उन्हीं सैनिकों को युद्ध में भेज सके। नहीं समझे? पक्का? अब एक सैनिक और उसके पास एक घोड़ा, तो इसको क्या किया गया? सिंह अस्पा। सिंह अस्पा क्या कहा गया? सिंह अस्पा या एक अस्पा। अस्पा समझ रहे हो? अस्पा मतलब अश्व। एक सैनिक और उस एक सैनिक के पास दो घोड़े, तो उसको कहा गया दो अस्पा। कुछ सैनिक ऐसे थे जिनके पास एक घोड़ा था, तो उनको क्या कहा गया? सिंह अस्पा। कुछ सैनिक ऐसे थे जिनके पास दो घोड़े थे, उनको क्या कहा गया? अब दिमाग लगाओ, क्या वेतन बराबर होगा? किसका वेतन ज्यादा होगा, किसका कम होगा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो एक जिस सैनिक के पास एक घोड़ा था उसको नगद वेतन के रूप में प्रति माह 19.5% मिलता था। कितना? 19.5। तो एक साल में कितना हो गया? हाँ, एक साल में कितना हो गया? 234 नहीं हुआ? 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 6, 12 नविया 108, 108 और 6 14, कितना बचा? 11, 12 11 234% उसको वार्षिक मिल रहा है। हाँ या ना? यानी एक घोड़ा एक सैनिक, टका कितना? 234 वार्षिक। लेकिन ऐसे सैनिक जिनके पास दो घोड़ा है तो उनको अतिरिक्त 78% और दिए जा रहे हैं वार्षिक। याद रखोगे ये सब चीजें? क्यों कर रहा है वो? ताकि हर सैनिक अपने पास दो घोड़े रखने की क्षमता नहीं, मतलब दो घोड़े रखने की इच्छा रखे, उसके अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि हाँ हम भी दो घोड़े रखेंगे। क्योंकि हमको कितना फायदा हो रहा है? 78%। ये कौन सा टका है? चांदी है, तांबा है, सोना है, लोहा है? टका क्या है? इल्तुतमिश ने 2 सिक्के जारी किए थे ना, कौन सा? एक जीतल तांबा है और टका तो चांदी के टके मिल रहे हैं। समझ रहे हो? तो हर आदमी क्या चाहेगा, हर सैनिक, कि मेरे पास भी दो घोड़े हो और दो घोड़े के चक्कर में हमको कितना मिल जाए वार्षिक? 78% अतिरिक्त मिल जाए। समझ गए मेरी बात? पक्का? तो ये याद रखना, 19.5, एक सैनिक एक घोड़ा और एक सैनिक दो घोड़ों का मतलब 312%। आई बात समझ में? पक्का? तो ये थे उसके सुधार। क्यों कर रहा है? ताकि सेना और घोड़ों के बीच संबंध स्थापित रहे। दो घोड़े वाले सैनिक, इनको 78% और इसलिए भी दे रहा है क्योंकि यदि मान लो इस एक घोड़े की तबीयत खराब हो गई तो वो दूसरा घोड़ा ला सकता है, और ऐसा दूसरा घोड़ा जो वेल ट्रेंड होगा। आया ना? ऐसे में सेना और मजबूत होगी कि नहीं होगी? हेलो, नमस्कार। सेम टाइम है, जब टाइम नहीं डाला तो इसका मतलब सेम टाइम है। क्या कह रहे हैं? देखा नहीं मैंने, रुको अभी देखते, अभी क्लास ले रहे फिर बात करते हैं। अभी हम बात समझे मेरी? तो ये सारे सुधार अलाउद्दीन खिलजी ने दिमाग में रखकर सैनिकों को ही किए हैं, अदरवाइज उसका कोई भी मतलब नहीं था कि वो जनता का कल्याण करे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इतने सुधार करने के बाद कहीं ना कहीं जनता भी प्रभावित और लाभान्वित हुई होगी। ठीक है, तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार और
सैन्य सुधार, ये याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्किटेक्चर में भी काम कर लिया था, तो उसके द्वारा जो निर्माण कार्य है वो भी देख लो, है ना। जैसे ये याद आया, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, दूसरा इसने कराया है हजार सेतुन का। हजार सेतुन मतलब 1000 स्तंभों वाली वो है, बिल्डिंग है, हजार सेतुन अलाई दरवाजा। ठीक है, फिर इसने दिल्ली में हौज खास बनवाया। क्या बनवाया? हौज क्या होती है? तालाब, दिल्ली के पास हौज खास। ठीक है, फिर इसने क्या बनवाया? कुतुब मीनार याद है, किसने बनवाई? और कुतुब मीनार के चारों ओर उसने कुतुब मीनार का मकसूरा बनवाया। मकसूरा मतलब जो उसका प्रेमाइसेस है। आप एंटर करेंगे अलाई दरवाजे से, अलाई दरवाजे से एंटर करोगे, कुतुब मीनार के चारों तरफ एंटर किए और बीच में कुतुब मीनार, उसके चारों ओर क्या है? मकसूरा। नहीं समझे? आंगन होता है, आंगन, तो आंगन समझ लो। कुतुब मीनार का आंगन किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा उसका प्रवेश द्वार है जहां से आप कुतुब मीनार देख पाएंगे, तो अलाई दरवाजा किसने बनवाया? दिल्ली के आसपास हौज खास, 1000 सितून, 1000 खंबे, मकसूरा और सीरी का किला। ये सारे स्थापत्य अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। तो अलाई दरवाजा बहुत बार पूछा गया है, 1000 सितून पूछा जा चुका है, हौज खास पूछा जा चुका है, सीरी का किला पूछा जा चुका है। ये नहीं पूछा गया मकसूरा, क्योंकि पूरा अरेबिक वर्ड है इसलिए यूपीएससी ने पूछा नहीं है। ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए कि कुतुब मीनार, ऐसा नहीं कि अंदर गए और कुतुब मीनार दिख गई। कुतुब मीनार के आप 100 मीटर, कितना, 20-25 फीट से दूर से ही देख सकते हैं, है ना, पास नहीं जा पाओगे। तो जो 20-25 फीट की जो वो है जगह है वो क्या कहलाती है? और मकसूरा बनवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, सीरी का किला कहाँ है? ये भी दिल्ली के पास में। दिमाग लगाओ, याद करो, जब हम तुम बता रहे थे अलाउद्दीन खिलजी कहाँ शासन कर रहा है? दिल्ली से। उसके सामने कई सारे आक्रमण हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कौन से? मंगोल। तो उसको कहीं ना कहीं अपनी सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए उसने पहले क्या किया? उत्तर पश्चिम में दुर्गों का निर्माण कराया। याद आया? कई सारे दुर्ग बनवाए और दुर्गों में क्या रख दी? सेना। और सेना कैसी थी? स्थाई, बताई थी। और स्थाई सेना को उसने नगद वेतन देना शुरू, 24 घंटे इस यहाँ पर मुस्तैद रहते थे सैनिक। किसके? अलाउद्दीन खिलजी के। उसके बावजूद भी अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि दिल्ली में ना रहकर हम कहाँ रहें? सीरी। कि बाय द वे अगर अटैक हो जाए तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर मिले ही ना। वो कहाँ मिलेगा? तो उसने पूरा शासन कहाँ संभाला? सीरी से। तो सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। उद्देश्य? मंगोल आक्रमण से स्वयं को बचाने के लिए। बात समझ गए मेरी? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी हमारे। ठीक है, पक्का? कल की क्लास में हम लोग क्या क्या करेंगे? शिहाबुद्दीन उमर, उस्मान, इनको ही मुबारक शाह कहा जाता है। हाँ भाई, वही तो है पीडीएस, वही तो बाजार व्यवस्था है भाई। और तीसरा, निश्चित वेतन कब बनाओगे? आज तुम्हें जो वही है वो क्या बोलते हैं बीपीएल कार्ड वाले, उनको कितने में गेहूं मिलता है वहाँ पे पीडीएस सिस्टम में? 2 रुपए 3 रुपए। क्या इससे ज़्यादा उसकी औकात है बेचने की? बेचेगा तो उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। तो निश्चित वेतन कर दिया गया कि नहीं कर दिया गया? तो वहाँ भी तो किया गया अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मुबारक शाह, ठीक है। तीसरा, 1 2 3 और लास्ट
नासरुद्दीन खुसरो। मेरी बात समझ गए? ये 3 कल क्लास की खत्म हो जाएंगे और खिलजी वंश के बाद हम कहाँ पहुंचेंगे? यानी नासरुद्दीन खुसरो को एक इंद्रप्रस्थ के युद्ध में, इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली। इंद्रप्रस्थ के युद्ध में गयासुद्दीन तुगलक द्वारा हरा दिया जाएगा और तुगलक वंश की स्थापना कर दी जाएगी। ईयर वही है आपका क्या? 1320। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।